नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आज फिर कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं हिमांशु शर्मा। आज बात करेंगे कि आयशा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले उसके पति आरिफ को क्या आयशा की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है या कॉल रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर कोर्ट में दोषी साबित किया जा सकता है। कोर्ट इस तरह के एविडेंस को, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है या कॉल रिकॉर्डिंग है या व्हाट्सएप चैट्स हैं, इनको सबूत के तौर पर कितनी गंभीरता से लेता है और क्या इस तरह के सबूत पर्याप्त होते हैं किसी व्यक्ति को किसी मामले में दोषी ठहराने के लिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर सिलसिलेवार तरीके से बताने से पहले मैं आज आपको बताती हूँ कि कोर्ट से कौन कौन सी खबरें रहीं जो सुर्खियों में थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल OTT प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह से पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है उस पर चिंता जाहिर की है, क्योंकि जो हाल ही में वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी तांडव, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में ही 3 अलग अलग जगहों पर लखनऊ, नोएडा और शाहजहांपुर में FIR दर्ज की गई थी। और उसमें जो क्रिएटिव हेड हैं अपर्णा अमेज़ॉन की तरफ से, उन पर भी FIR दर्ज की गई थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई राहत उन्हें नहीं मिली। उसके बाद फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गिरफ्तारी से बचने के लिए और अग्रिम ज़मानत अर्जी लेने के लिए। हालांकि आज समय की कमी की वजह से इस पर विस्तृत सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन कोर्ट ने जो संक्षिप्त सुनवाई की उसमें बेहद चिंता जताई है कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह की सामग्री दिखाई जा रही है उसको सेंसर करना ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि जिस भी तरह से जैसे फिल्म बनती है और उसके बाद रिलीज़ होने से पहले सेंसर बोर्ड उसे अप्रूव करता है, OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। दर्शकों के बीच में जब भी कोई इस तरह की वेब सीरीज़ या कोई भी और फिल्म या कुछ भी और आ रहा होता है तो उसको सेंसर किया जाना ज़रूरी है। बहरहाल इस मामले में अब कल फिर सुनवाई होगी। दूसरी खबर है मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार अंसारी अब पंजाब की ही जेल में रहेंगे या फिर उनको उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाएगा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। और इस फैसले के आने के बाद ही ये साफ होगा कि मुख्तार अंसारी अब पंजाब से यूपी शिफ्ट हो पाएंगे या नहीं। आज विस्तृत सुनवाई हुई, दोनों राज्यों ने अपने अपने पक्ष रखे इसमें, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश ने ये कहा कि लगातार पंजाब जो है वो एक अपराधी को उन मामलों की सुनवाई आगे कराने से कहीं ना कहीं बाधा डाल रहा है जिसमें वो वांटेड है। और इस पर पंजाब का ये कहना था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उत्तर प्रदेश में जितने भी मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे हैं उसमें लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना था कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही सभी मामलों की सुनवाई हो सकती होती तो फिर विजय माल्या को इंडिया लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए विदेश से भी भारत में सुनवाई की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की तरफ से अपना अपना तर्क दिया गया। अब कोर्ट के फैसले से साफ होगा कि मुख्तार अंसारी का अब आगे का भविष्य क्या है और वो किस जेल में रहेंगे। तो ये तो आज कोर्ट की मुख्य खबरें रहीं। और अब आपको बताती हूँ कि आयशा ने जिस तरह से आत्महत्या की, और आत्महत्या करने से पहले उसने एक वीडियो छोड़ा, साथ में उसने अपने माँ बाप से भी बात की और उस बातचीत की भी कॉल रिकॉर्डिंग है। इसके अलावा 70 मिनट की एक और बातचीत है जो मरने से पहले, उसने आत्महत्या करने से पहले अपने पति आरिफ के साथ की थी। तो क्या ये तमाम जो सबूत हैं ये पर्याप्त हैं उसके पति को गुनहगार साबित करने के लिए? और जिस तरह से पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, आत्महत्या के लिए उकसाने का, उसमें उसको सज़ा होगी। तो ख़ास तौर से इसकी मांग कब उठी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे की हिस्ट्री इसकी बताती हूँ कि कब से ये मांग उठी इंडिया में कि इस तरह के जो एविडेंस हैं, जो ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको कोर्ट में एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। ये मांग उठी थी 1994 में भारत में, और लॉ कमीशन की तरफ से कहा गया था पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट कुछ ऐसा रूल बनाए, कोई ऐसी नियम बनाए, कोई ऐसा कानून बनाए जिसमें इस तरह के जो एविडेंस हैं उनको कोर्ट मान्यता दे। लेकिन पार्लियामेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक अपने आदेश ऐसे दिए जिसमें कहा कि अगर बहुत ज़रूरी होता है और इस तरह के मामलों में अगर वो वीडियो या रिकॉर्डिंग अहम रोल प्ले करती है और उस केस से सीधे जुड़ी हुई है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है।
कई अलग अलग देश के हाई कोर्ट्स ने इस पर अलग अलग काम भी किया और ऐसे फैसले दिए जिसमें इसको वीडियो रिकॉर्डिंग को या फिर कॉल रिकॉर्डिंग को मान्य माना गया। तो ख़ास तौर से इसमें दो चीज़ें हैं कि जो भी वीडियो कोर्ट में जा रहा है तो वो एक तो अनएडिटेड होना चाहिए, रॉ होना चाहिए, और उसका सोर्स क्या है वो आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर किसी मोबाइल से किसी ने कोई ईमेल किया है या कंप्यूटर से ईमेल किया है या फ़ोन से एसएमएस किया है या व्हाट्सएप चैट्स हैं या वीडियो बनाया गया है, फ़ोटो खींचा गया है या कॉल रिकॉर्डिंग है, तो ये जिस पर किया गया है, जो उपकरण इस्तेमाल हुआ है यानी आपका मोबाइल, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप सोचें कि मोबाइल आपके पास नहीं है वो उस वक्त जब ये चीज़ें हुई और आप उसे सीडी की शक्ल में कोर्ट में देना चाहें तो कोर्ट में वो स्वीकार नहीं होगा। कोर्ट मानता है कि ये तमाम चीज़ें तभी एक्सेप्ट हो सकती हैं जब ओरिजिनल सोर्स आपके पास हो और वो अनएडिटेड हो, किसी भी तरह की कोई उससे छेड़छाड़ ना की गई हो। अब आयशा के केस में ख़ास तौर से हमने देखा कि जब उसने वीडियो बनाया उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। तो हमारा जो कानून है भारतीय, वो ये मानता है कि जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या कर चुका है या करने जा रहा है और उससे पहले अगर वो कुछ रिकॉर्ड कर रहा है या किसी को कोई बयान उसने दिया है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है उसका। और डाइंग डिक्लेरेशन ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसमें झूठ नहीं बोल रहा है बल्कि जो कुछ भी सच है वो बता रहा है, क्योंकि हमारा कानून ये मानता है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। तो इस मामले में, आयशा के मामले में ख़ास तौर से उसने तमाम चीज़ें जो बताई हैं वीडियो में और माता पिता से जो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, बातचीत फ़ोन पे जो हुई है, उसमें जो तमाम चीज़ों का जिक्र उसने किया है कि आरिफ वापस नहीं लौट कर आएगा, उसने मुझे कह दिया है कि तुम्हें मरना है तो मरो, उससे पहले एक वीडियो बना देना जिसमें बता देना कि हमारी कोई गलती नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आरिफ के अगेंस्ट जाएंगी और ये जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल है एविडेंस की तरह से, यानी कि सबूत के तौर पर इनको पेश किया जा सकता है। अब ये है कि कैसे मुकदमा जब कोर्ट में जाता है तो कैसे ये चीज़ें अब आगे जाएंगी। तो एविडेंस एक्ट 1872 के 65A और 65B जो है उसमें इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है और इसमें बताया गया है कि 65A के मुताबिक इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और 65B ये बताता है कि उसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट लगाना होगा ये बताते हुए कि जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं वो सच हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, अनएडिटेड हैं। और उसके साथ साथ कुछ और भी डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे मान लीजिए वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में है तो वो कौन सा मॉडल है और व्यक्तिगत जो उसमें डिटेल होती हैं, किसने ख़रीदा है और किस समय पर ये वीडियो या फ़ोटो लिया गया था, और उसमें बाकायदा तमाम जो डिटेल्स होती हैं उन चीज़ों से जुड़ी हुई जो वीडियो कॉल या रिकॉर्डिंग की शक्ल में है वो आपको शपथ पत्र के तौर पर एक सर्टिफिकेट के शक्ल में लगानी होती हैं कोर्ट में। अब सवाल ये भी है कि क्या ये पर्याप्त है? तो हाँ, ये पर्याप्त है, क्योंकि आयशा के मामले में ख़ास तौर से जिस तरह से उसने तमाम चीज़ों का जिक्र किया उस वीडियो में, वो डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में बहुत मज़बूत जो है वो सबूत है कि उसको आत्महत्या के लिए लगातार उसके पति के द्वारा मजबूर किया गया। उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा आगे बढ़ी है, इस तरह की चीज़ें अब और ज़्यादा होने लगी हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या कुछ ऐसे भी वीडियो या कॉल रिकॉर्डिंग होते हैं जो कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं, किस तरह के मामलों में हैं जो वो मान्य नहीं होते हैं। जनरली हमने देखा है डिवोर्स के मामले होते हैं या फैमिली मैटर्स होते हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे इस तरह की रिकॉर्डिंग जो है वो सेव कर लेते हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई, कोर्ट में दिखाने के लिए कि गलती दूसरे पक्ष की है। तो कई बार इस तरह के मामलों में कि मान लीजिए पति जो है उस पर ये आरोप है कि वो डिवोर्स ले रहा है लेकिन उसका किसी और के साथ भी संबंध है, तो थर्ड पार्टी यानी किसी और महिला से भी अगर पति की बातचीत हो रही है और उसकी पत्नी अगर उसको सबूत के तौर पर पेश करना चाहे उस रिकॉर्डिंग को या एसएमएस को या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या वो की जा सकती हैं? जनरली कोर्ट इस तरह के मामलों में इस तरह के थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि ये किसी तीसरे व्यक्ति की प्राइवेसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये मानता है कि किसी भी व्यक्ति की जो प्राइवेट लाइफ है
उसका रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, उसकी प्राइवेसी का रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। तो दो लोग अगर कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो तीसरे किसी ऐसे व्यक्ति की रिकॉर्डिंग या उसके फ़ोटो या वीडियो को कोर्ट जनरली एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक कि बहुत ज़्यादा उस केस से जुड़ा हुआ वो ना हो। कई बार हमने देखा है कि इस तरह के मामले भी आते हैं जिसमें पति पत्नी बाकी के और परिजनों से जुड़ी हुई रिकॉर्डिंग दिखा रहे होते हैं। तो कोर्ट ऐसे मामलों में तब तक इस तरह के वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफ्स या कन्वर्सेशन जो होती है उसको नहीं मानता है जब तक कि वो उस केस से डायरेक्ट जुड़े हुए ना हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बीच में झगड़े को लेकर या किसी व्यक्ति के व्यवहार को लेकर कोई मुकदमा चल रहा है और बात की जाए कि 10 साल पहले जो था वो उसका किसी तीसरे व्यक्ति से झगड़ा हुआ है, तो क्या तीसरे व्यक्ति के झगड़े की अगर कोई वीडियो क्लिप है तो वो दिखाई जा सकती है? तो कोर्ट ऐसे मामलों में इस तरह की चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। तो ज़्यादातर ऐसे मामलों में वीडियो रिकॉर्डिंग या एविडेंस के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को तभी शामिल किया जाता है जब बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक सवाल आयशा के मामले का है तो ये बहुत पुख्ता सबूत होंगे कोर्ट में ये साबित करने के लिए कि आरिफ ने लगातार उसका उत्पीड़न किया, उसको मानसिक रूप से परेशान किया और उससे ही परेशान होकर उसने आत्महत्या की। जो पुलिस ने केस दर्ज किया है वो भी आत्महत्या के लिए उकसाने का किया है। पहले से ही आयशा ने उस पर दहेज का मामला जो था वो मुकदमा दर्ज किया हुआ था। तो ये जो तमाम सभी फैक्टर्स हैं ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आयशा के दोषी पति को ठहराने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे, क्योंकि जो कुछ भी आयशा ने कहा है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट ये मानता है कि उस समय व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा होता है। और हम सब ने जिस तरह से उस वीडियो को देखा और जिस तरह से वो हंस के भी अंदर के अपने दर्द को जिस तरह से छिपा रही थी, तो कोर्ट के लिए ये समझना मुश्किल नहीं है कि किस हालात में उसने आत्महत्या की है और किसने इसके लिए उसको उकसाया। तो ये थी आज की जानकारी कानूनी कहानी में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लेकर, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें सबके पास, हमारे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो बहुत सारे सबूत जो हैं वो मोबाइल के थ्रू ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि मान लीजिए आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है तो भी आप वीडियो बना रहे होते हैं, तो उस पर मुकदमा करना है और सबूत के तौर पे कुछ देना है तो वही वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देनी होगी, या ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो वो देनी होगी। तो ये बहुत सारे मामलों में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी आरोपी को कोर्ट में दोषी ठहराने में। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।